हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक आभार और अभिनंदन। बच्चों, हमने देखा था साइंस के अंदर पहले चैप्टर के अंदर जो भी हमने डिस्कशन किया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया भी होगा। ठीक है। और कई खुरापाती भी होंगे जिन्होंने क्लास को थोड़ा बहुत देख करके छोड़ दिया होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आराम से सभी क्लासेस को आराम से स्मूथली देखना है और हर एक चीज को, कंटेंट को आराम से समझना है। ठीक है। तो आज आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा जो भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी चीजें बची है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आराम से कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठ जाइए। जो भी कंटेंट आपको मैं करवा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन करके उसके बारे में हर एक चीज को देखिए कि किस तरीके से इसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए बात करते हैं। आइए, यहां पर हम देख रहे थे, सबसे पहले मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूं, शॉर्ट रिवीजन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पदार्थ के अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? पदार्थ को अगर प्रतीक चिन्ह अणुसूत्र में लिखा जाए तो उसको अपन रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग बताए थे मैंने आपको, क्या क्या चीजें बताई थी, अभी अब आपके सामने डिस्कशन कर लेता हूं मैं आराम से बैठ करके आपके सामने। मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है। तो हमने देखा था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी, ध्यान से सुनिए। हमने देखा कि वो क्या नाम है, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग देखे थे जिसमें अभिकारक देखा था हमने। अभिकारक के बाद में हमने क्या चीज देखी थी? अभिकारक के बाद में हमने देखा उत्पाद के बारे में देखा। तो अभिकारक किसे कहते हैं इसके बारे में हमने देखा कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद में हमने देखा उत्पाद किसे कहते हैं? तो जो अभिक्रिया होने के बाद बनते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा? रासायनिक समीकरण को हमने संतुलित करने देखा कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो मैंने आपको वो प्रोसेस बता दी थी और उस विधि का नाम बताया था जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर अनुमापन विधि कहते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार देखे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन के अंदर दो अभिकारक जुड़ रहे थे या दो से ज्यादा जुड़ेंगे, एक उत्पाद बनेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हमने संयोजन बोल दिया था। उसके बाद में हमने देखा वियोजन अभिक्रिया देखा, जो संयोजन की विपरीत है, जिसके अंदर क्या होगा, एक से ज्यादा अभिकारक जो है वो नहीं होंगे। जैसे संयोजन में हो रहा था उसके अंदर एक अभिकारक टूट करके दो से ज्यादा क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। ये चीजें हमने उसमें देखी। उसके बाद में हमने देखा कि संयोजन देखने के बाद वियोजन देखा। उसके बाद में हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से उसके स्थान से हटा देता है, उसको अपन विस्थापन बोल रहे थे। उसके बाद में हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में देखा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें अभिकारकों के बीच में ही आयनों का क्या होता हो? आदान प्रदान होता हो, तो उसको अपन हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोले। उसके बाद में हमने उपचयन अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन किया। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसके अंदर ऑक्सीजन का समावेश हो, या ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन क्या होगा? हटेगा, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे, सॉरी, उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद में हमने अपचयन के बारे में दिखा, ये इसकी रिवर्स है, विपरीत है उपचयन की। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन में ऑक्सीजन हटेगा। ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी थी। उसके बाद में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया देखी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोल रहे थे। तो हम इन चीजों को पिछले वाले वीडियो के अंदर आराम से समझ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इन चीजों को आराम से समझ पाए होंगे। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने वीडियो को पॉज करके आराम से इत्मीनान से इसको देखिए, क्योंकि जब तक आप आराम से मेरे साथ जुड़ करके इन वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी कंटेंट मैंने करवाया है आपने बहुत ही आराम से देखा होगा, आपने इस चीज को समझा भी होगा और आपको क्लियर भी हो चुकी होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो भी आपके सामने सारा प्लेटफॉर्म है। आपके लिए यूट्यूब चैनल की सुविधा भी है, जिसके अंदर आप यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। चलें, चलिए अब हम बात करेंगे आज विकृत गंधिता के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे संक्षारण, और जैसे ही हम इन दो टॉपिकों को कवर कर लेंगे हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन इस चैप्टर में आगे वाले पॉइंट की तरफ। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहां पर सारे के सारे सामने देखेंगे विकृत गंधिता क्या चीज होती है। विकृत गंधिता, अब नाम से पता चल रहा है विकृत का मतलब बुरी, खराब।
बेकार, बेसुरी, बेसुरी, जो भी आप नाम देना चाहते हो, बढ़िया बढ़िया सुंदर नाम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आपको नाम देने होते हैं। तो बेकार या खराब चीजों की बात करें, गंद का मतलब आप जानते ही हो, जैसे बैड स्मेल को बोल सकते हैं आप। विकृत गंधिता क्या होती है, ये चीज देखनी है। आप देखते होंगे बहुत सारे चीजें अपन मार्केट से लाते हैं, चिप्स की थैलियां लाते हैं, या फिर कुछ एक ऐसे फैट युक्त चीजें, वसा युक्त चीजें लाते हैं। आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, तो आप कभी घी लेके आए होंगे घर पे, है ना? घी लाए होंगे। जैसे मम्मी पापा ने कभी आपसे बोला होगा मार्केट में जाओ और आप घी लेकर आओ, तो आप घी लेकर आए होंगे। उसमें देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर स्मेल सी आने लग जाती है, बुरी ऐसे गंध आने लग जाती है, उसको अपन विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम विकृत गंधिता, विकृत का मतलब तो बुरी, खराब, और गंधिता का मतलब गंध। ठीक है, गंध जिसके अंदर बुरी स्मेल आए, खराब गंध आए, उसको अपन विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है। अब विकृत गंधिता वास्तव में एक डेफिनेशन में आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे? सर हम कुछ नहीं करेंगे, आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे। ठीक है। अब नंबर कम आएंगे तो आपकी वजह से आएंगे, नंबर ज्यादा आएंगे तो आपकी वजह से आएंगे, हमने आपको सफिशियंट मान लिया है। तो बच्चों, मैं आपकी हर एक फीलिंग्स को समझता हूं, आप किस तरीके से हो, आपका लेवल कहां है, हर एक चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए आपको हर एक कंटेंट हम मेरी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान से सुनेंगे। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जब आप कोई भी वसायुक्त चीज लाते हो, वसायुक्त में आप जान जाओगे कि तेल है या फिर घी है, कुछ भी है, तो वसायुक्त जितने भी पदार्थ हैं, वसायुक्त पदार्थों में उपचयन के कारण, अभी बताऊंगा मैं उपचयन के कारण गंध आने लग जाती है। कारण दुर्गंध मान सकते हो आप, है ना? कारण दुर्गंध, दुर्गंध आने लगती है, लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमने देखी कि विकृत गंधिता वास्तव में क्या चीज है। ठीक है, तो विकृत गंधिता का मतलब सीधा सा मतलब आप ध्यान से देख लेंगे कि जो भी वसा युक्त चीजें हैं, जो भी घी घा जो भी आप लाते हो ना घर पे, जो भी लाते हो उसके अंदर खराब स्मेल सी आने लग जाती है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता बोलेंगे। ठीक है, अब हम ये चीज देखते हैं कि विकृत गंधिता के बाद में अगर हम देखें कि चिप्स जो होती है, आप हो सकता है ये क्वेश्चन में पूछ ले, चिप्स जो होती है, जो भी चिप्स आती है, उसके अंदर क्या होता है? विकृत गंधिता को दूर करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर गैस भरी जाती है, इसका नाम है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और ये होती है एक्रिय गैस। नाइट्रोजन कैसी गैस है? एक्रिय गैस है। जो क्या है, जो भी फूड उसके अंदर है, जो भी भोजन उस चिप्स की थैली के अंदर है, वो क्या नहीं होता है? खराब नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर उपचयन जो आपने नाम लिखा है इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, जब भी आप कोई भी पैकिंग का सामान लाते हो, वसा है, घी है, जो भी चीजें उसके अंदर होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही उसके अंदर कोई भी कई कई बार क्या हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? प्रवेश कर जाती है। और इस ऑक्सीजन गैस के कारण जो भी भोजन है, वो भोजन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। ठीक है, तो उपचयन हो गया, उस भोजन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। ठीक है, तो जो पैकिंग का जो सामान है, वसायुक्त जो पदार्थ है, उनमें जो पैकिंग जो है, उनके अंदर क्या होता है? उपचयन के कारण क्या आने लग जाती है? दुर्गंध आने लग जाती है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस उनमें प्रवेश कर जाती है, और इसी को अपन बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, चिप्स जैसी थैलियां हैं, उनमें उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन गैस उन थैलियों के अंदर प्रवेश नहीं करे, उनको रोकने के लिए उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो याद रखेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, फिर आप बोलोगे सर फिर तो मन बताइए नहीं, थारी क्या सलाह है? ठीक है, क्यों धोखम दे रहे हो मन? ठीक है, तो इन चीजों को रोकने के लिए, मैं मेरी सेफ्टी बचाने के लिए सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि मैं धन जो भी चीज करवा रही हूँ वो एकदम सफिशियंट है, सारी चीज मैं दे रही हूँ, कोई भी थारा समस्या को नहीं आवा, बिल्कुल भी को नहीं आवा। सारी चीज जितनी भी हो सकेगी, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वह सारा का सारा मैं थाना अटल लिख दूंगा। कोई भी थारा समस्या होगी भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ठीक है, डरने की जरूरत को नहीं, सारी की सारी चीजें थाना अठा ही मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो, जो भी कंटेंट करवा रहा हूं वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है? उस पदार्थ का उपचयन रोकने के लिए, वह पदार्थ उपचयित उपचयित नहीं हो,
दुर्गंध आने का रीजन नहीं हो, इसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्लियर है? चले आगे, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इस चैप्टर का लास्ट जो पॉइंट है वो है संक्षारण, कंबसन, संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण का मतलब कंबशन इंग्लिश में इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कोरोजन, सॉरी। अब देखिए एक चीज देखिए ध्यान से, कोरोजन, इसके अंदर संक्षारण में क्या होता है आप देखते होंगे। अब आप क्योंकि हम तो क्या है कि आम जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या फिर हो सकता है शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, तो आपने देखा कई बार जिया जैसे लो है, ठीक है, लोहे की कोई चीज है, तो लोहे की चीज जब पानी के अंदर पड़ी हो या फिर बाहर रखी हो तो बी टाइम का ही हुआ है, बी के ऊपर बुरे बुरे कलर की या मतलब जंग सी लाग जाओ है ना, या बुरादो से जम जाओ अभी के ऊपर, तो बीच बात चीज की है जंग है। जी आप देखा कि चांदी का जितना भी आभूषण है, ठीक है, बांगर पर क्या ब्लैक कलर को सो लाग जाओ है, ठीक है, तो ब्लैक कलर हो जाए तो बिंग मतलब क्या है कि बिंग पर चांदी पर क्या आ गई, जंग आ गई, ठीक है। रुको, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, ब्लैक कलर का सा जम जाता है चांदी के ऊपर भी, ठीक है, तो वो क्या है, ब्लैक कलर जो है वो ही उसका संक्षारण है। आप देखते होंगे चांदी सॉरी तांबा जो है उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, आप देखते होंगे चांदे के जो सॉरी तांबे के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर देखना हरे हरे रंग की परत आ जाती है, वो भी संक्षारण है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत आ जाती है, वो भी संक्षारण है। इसका मतलब धातु नमी के संपर्क में आती है, पानी के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, और इसी जंग को अपन क्या बोलते हैं, संक्षारण। ठीक है, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नॉर्मल सी बात लिख रहा हूं, मैं ध्यान से सुनेंगे कि धातु, धातु किसके संपर्क में आए, नमी, वायु, आर्द्रता, कुछ भी आप मान सकते हो, जो भी नाम आपको सूटेबल लगे, आर्द्रता और जल, इनके जैसे ही संपर्क में आती है, इन सभी चीजों के क्या आती है, संपर्क में आती है बेटा, इनके टच होती है, बात सीधी सी बात है ना, डरने की जरूरत नहीं है, क्या टच है क्या कुछ नहीं है। जब धातु नमी वायु आर्द्रता इन सभी के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, धातु नष्ट हो जाती है, धातु क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है, और इसी नष्ट होने को क्या बोलते हैं, संक्षारण, संक्षारण हो गई। संक्षारण को बोलते हैं अपन जंग लगना, क्या बोलते हैं, जंग लगना, जंग लगना। लोहे की जो चीजें हैं आपने बहुत बार देखा होगा, में लोहे की चीज में जितना भी आप देखा तो बिंग अंदर की चीज है जंग लाग जावा है, ठीक है, और जंग लगने से क्या हो जाता है, उसके ऊपर परत सी आ जाती है बुरे बुरे कलर की, तो वो जंग ही है, ठीक है, समझ गए। चलिए बात करते हैं, अब यहां से देखिए मैंने आपको एक सामने नाम बताया था कि चांदी जो है उसका रंग क्या हो जाता है, संक्षारण के कारण उसका रंग हो जाता है काला हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, और इसी प्रकार से तांबा जो है, तांबे पर जब संक्षारण होगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ग्रीन कलर सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये संक्षारण की कुछ प्रकृति है जिसके कारण से आप कलर देख सकते हो, कलर के आधार पर बता सकते हो कि संक्षारण हुआ या नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, भी संक्षारण तो हो गया, तो संक्षारण की डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब धातु नमी वायु आर्द्रता जल आदि के संपर्क में आ जाती है तो धातु नष्ट हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को अपन संक्षारण कहते हैं, ठीक है। धातु जल वायु नमी आर्द्रता के संपर्क में आने से नष्ट हो जाएगी, जिसे हम संक्षारण कहेंगे, ठीक है। चांदी का रंग काला हो जाता है और तांबे का रंग हरा हो जाता है। अब आप देखेंगे कि उपाय क्या है, संक्षारण जो हो गया उसको रोक कैसे रोक सकते हैं, संक्षारण के उपाय भी, किसी भी धातु का संक्षारण नहीं हो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि हम कई बार क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, पेंट रंग कर देते हैं, कलर कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपने घर में ज्यादा लोग ही गटर है, लोग जी भी सामान है बिगर पकेगा प्राइमर फेरा, प्राइमर वो पेंट है, उस पेंट को कर देते हैं, जिसके कारण से कि पानी जैसे ही उसके ऊपर गिरेगा तो वो पेंट के ऊपर आएगा, पेंट पहले टकराएगा, धातु उसके संपर्क में नहीं आएगी, ठीक है। तो धातु के ऊपर जैसे ही पेंट किया होगा तो पेंट पानी जो है वो पेंट के ऊपर गिरेगा, ठीक है, उस कलर पर गिरेगा, जिससे धातु बच जाएगी, और धातु के जब तक पानी संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो नष्ट नहीं हो सकते, तो पेंट करके कर सकते हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, ग्रीस या तेल लगाकर भी कर सकते हैं, ग्रीस या तेल लगाकर भी संक्षारण को रोका जा सकता है। कैसे, अब आप ये बोलोगे सर कैसे रोक सकते हैं, आप देखना, जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर तेल या ग्रीस लगा देते हो उसके ऊपर पानी डाल के देखना, पानी ठहरेगा नहीं,
इसका मतलब अगर धातु पर आपने ग्रीस कर दिया, अगर आपने धातु के ऊपर तेल लगा दिया, तो उस वजह से पानी जैसे गिरेगा वो पानी फिसल जाएगा और धातु पानी के संपर्क में नहीं आएगी। नहीं आएगी तो इसका मतलब संक्षारण नहीं होगा। बात यह है कि धातु पानी के टच होगी, वायु के संपर्क में आएगी, टच होने से तभी वो संक्षारित होगी, वरना नहीं होगी। इसलिए आप ऐसी चीजों का यूज करें जिससे संक्षारण नहीं हो। ठीक है, तभी हम घर में क्या करते हैं, ये कलर करते हैं लोहे की चीजों पर जिससे संक्षारण नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए तीसरी बात, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक या जस्ते की परत चढ़ाकर, जस्ता, इसकी क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा दी जाती है। धातु के ऊपर जिंक या जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिंक का लेप कर देते हैं धातु के ऊपर, जस्ते का लेप कर दिया जाता है, और जस्ते का लेप करने को बोलते हैं गैल्वेनीकरण। याद रखेंगे, गैल्वेनीकरण। तो आपसे पूछ ले कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप कि धातु पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसको अगर बोले तो अपन इसको यसद लेपन भी कहा जाता है। यसद लेपन, यसद का लेप, यसद का मतलब जस्ता, ठीक है, लेपन, लेप, यसद लेपन की भी इसको कहा जाता है। तो धातु पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, यसद लेपन बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, आज हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में, जो लास्ट पॉइंट थे। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है कि जब भी पैकिंग का जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उनमें अपचयन के कारण दुर्गंध आने लग जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के लिए चिप्स की पैकिंग की जो थैलियां हैं उनके अंदर उपचयन को रोकने के लिए हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमने क्या देखा, संक्षारण, जब धातु जल वायु नमी आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तो नष्ट हो जाती है, और इसको अपन संक्षारण कहते हैं। हम पता करेंगे कि सर चांदी जो है उसका रंग काला हो जाता है, तांबे का रंग हरा हो जाता है, यह संक्षारण का कारण है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं। संक्षारण को आप तेल लगा करके धातु पर, संक्षारण को आप ग्रीस लगा करके धातु पर, संक्षारण को आप क्या करके पेंट करके धातु पर रोक सकते हैं, और उस पर जस्ते की परत चढ़ाकर भी आप उसको रोक सकते हैं, और जस्ते की परत चढ़ाने को बोलते हैं यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला चैप्टर जो है वो आराम से समझ में आया होगा। बच्चों देखिए, समीकरणें जो है वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर सकती है, पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको आराम से समझना है, बिल्कुल आराम से समझ करके इस चैप्टर को हैंडल करना है। आप देखते होंगे कि इस चैप्टर में मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि जिस तरीके से आपसे इस चैप्टर के अंदर कई बार केमिकल रिएक्शन दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि ये निम्न में से ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, किस प्रकार की अभिक्रिया, उनके बारे में रीजन भी पूछा जाता है और बतानी भी पड़ती है कि कैसी अभिक्रिया। कोयले का दहन जो समीकरण मैंने आपको करवाई थी, C+O2, C+O2, CO2, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। सीधा दिया गया कि कोयले के दहन का समीकरण लिखिए और किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, दो अभिकारक जुड़ रहा है, एक उत्पाद बन रहा है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। कई बार यह भी पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, बहुत बार विस्थापन अभिक्रिया के बारे में तो पूछा गया है, जिंक की धातु के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो धातु जो है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें याद रखें। द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है, इनके एग्जाम्पल दीजिए। ये सारी चीजें जो भी आपको मैंने करवाई है वो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर रिपीट हुई है। आप पीछे के पेपर 3-4 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में सर आपने जो करवाया है लगभग सेम वहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं। इसका मतलब सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है। मैं आपको लास्ट के अंदर जैसे ही मैं आपको लगभग 5-4 चैप्टर या फिर ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद में मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको, हर एक चैप्टर से आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, जिसके द्वारा आपकी कमांड बने सब्जेक्ट पर। आप जैसे ही ये चीजें पढ़ोगे, आप एक बार थ्योरी पढ़िए, जैसे ही आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने से आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा। आप देखेंगे कि वास्तव में यार हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है ना, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको कभी भी डूबने नहीं दूंगा और आपका भरोसा जो है ऐसे ही कायम रखूंगा। ये आप सभी से मेरी जो उम्मीदें हैं, आपने जो मेरे से उम्मीदें लगाई हैं, मैं उन उम्मीदों को कभी भी नहीं टूटने दूंगा। ये आप मेरे पे विश्वास रखिए। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, चलिए सर, अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करें यहां पर, तो आप देखिए कि दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है। अब नाम नूम तो आप देख लेना क्या नाम है। चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर शायद अम्ल, क्षारक और लवण होगा, इस तरीके से कोई नाम है। ठीक है, तो चैप्टर का जो नेम है 2 नंबर चैप्टर वो है अम्ल,
अम्ल, क्षार, क्षारक और लवण। लवण, लवण, ये चैप्टर है। जैसे इसको अगर इंग्लिश में बोले तो अम्ल को बोलेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एंड सॉल्ट, ये चैप्टर है, बड़ा ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आराम से स्मूथली समझ में आना है। ये चीजें ध्यान में रखें। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं चैप्टर का, कि किस तरीके से ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी कई बार क्या है कि मेरे को भी थकान महसूस हो जाती है, तो आप लोगों के साथ बैठ करके बात करने में थोड़ा एंजॉय फील करता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कशन करूंगा कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ये अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। बच्चों आप देखिए, अम्ल जो है, जो भी ये चीज आपको खट्टी दिखती है, जैसे आपने सभी ने इमली खाई होगी, खाई है सर, बहुत खाई है, बचपन में बहुत खाई है। आप सभी ने नींबू नींबू खाया होगा, ठीक है, नींबू तो आप खाते ही हो, लेमन जूस पीते हो, नींबू का रस, शिकंजी जिसको आप बोलते हो, वो भी खाई होगी, पिया होगा, सॉरी खाया तो क्या है, पिया होगा। तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि खटास महसूस होती है, खट्टापन। कभी कभी आप देखते हो घर में क्या होते हैं, मम्मी जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार आपके सामने जैसे दूध जो होता है या फिर कोई भी चीजें हैं, उनको चख करके देते हैं आपको, ठीक है, चख के पहले खुद चखती है कि किस तरीके का है, उसमें खटास तो नहीं है क्या, कई स्मेल से पता करते हैं। तो वो क्या चीज है, जैसे खट्टापन है, वो अम्ल का इंडिकेशन है कि उसके अंदर अम्ल है। आप नींबू देखना, आप संतरा देखना, आप कोई भी चीजें, जो भी चीज है उनमें अगर आपको खट्टापन महसूस होता है तो उसके अंदर अम्ल है। ठीक है, तो अम्लों का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। बात क्लियर है। अब आप ये चीज देखना कि ये अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, कैसे, किस तरीके से हम इनको देखेंगे, कैसे इनका बिहेवियर होता है, तो इन चीजों के बारे में अपन डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो। अब कुछ एक चीजें ऐसी भी होती है जो पता कर देती है कि यार अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, होता है ना। जैसे घर घर के अंदर क्या होता है, जैसे जानकार आदमी होता है, आप कहीं मान लो किसी बाहर चाय की थड़ी पर बैठे हो आराम से, है ना, और घर वाले अगर आस पड़ोस के आदमी कोई आपको देख ले, तो वो बोल बता देगा ना वो आपको, ये फलाने का बेटा है, ये फलाने का छोरा है, ये यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, बता देता है ना। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो अम्ल और क्षार को भी बता देती है कि ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है ना, उन चीजों को अपन सूचक बोलते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, वो जो आपकी सूचना देते हैं घर जाकर के, आपका बेटा वहां खेल रहा था, आपकी बेटी वहां पर खड़ी थी, तो वो भी आपके ही इंडिकेटर्स हैं, सूचक है, सूचना देने वाले। घर वालों को फटाक से बोल देंगे कि आपका बेटा वहां खेल रहा था, है ना, और घर वाले फिर ना तो आगे की देखते हैं ना पीछे की देखते हैं, ले धनाधन ठोकते हैं, है ना, बढ़िया वाली खिंचाई होती है। फिर मतलब पीछे गर्दन पे ऐसे हाथ लगा करके खड़े हो जाते हैं कि यार नहीं बैठना चाहिए था वहां, है ना। तो ये वाली चीजें हैं, तो इन चीजों के बारे में, वो भी इंडिकेटर्स हैं, है ना, सूचक की कैटेगरी में आते हैं, जो सूचना देते हैं वो इंडिकेटर्स हैं, सूचक है। अब जैसे अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं उनको भी अपन सूचक बोलेंगे। ठीक है, कुछ एक सूचक होते हैं जो नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उनको प्राकृतिक सूचक बोलेंगे। कई लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, प्रयोगशाला में अपन तैयार करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनको हम कृत्रिम सूचक बोलेंगे। कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनकी अम्ल और क्षार में रखने पर गंध बदल जाती है, जैसे लौंग है, प्याज है, उनको जब आप किसी भी पदार्थ में रखोगे तो उनकी गंध चेंज हो जाती है, स्मेल बदल जाती है उनकी। ठीक है, तो उसके आधार पर ही हम पता चल लगा सकते हैं कि अम्ल है, क्षारीय है। ठीक है ना, तो इस चीजों के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो अम्ल जो होते हैं, मैं अम्ल और क्षार के बारे में आपको एक एक चीजें बता देता हूं। अम्ल जो होते हैं, ये लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, लेटिन भाषा। एनसीईआरटी बुक आई है। अब पिछले जो अपन आरबीएससी की बुक लगती थी ना, उसके अंदर थोड़ा सा अलग मैटर था, उसमें थोड़ी सी चीजें बताई गई थी, यहां पर थोड़ा शॉर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीजें बताता चलूंगा जो आपके सिलेबस के अंदर है ना, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर चला गया तो आपके समझने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको वो चीजें पढ़नी है ना जो सिलेबस के अंदर टारगेट हो रही हो। ठीक है ना, या फिर जो एग्जाम के अंदर आ रही हो, वही चीजें अपन को पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए, अम्ल लेटिन भाषा का शब्द है, और उस लेटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है एसिडस। क्या नाम है, एसिडस। इस लेटिन भाषा के एसिडस से बना है अम्ल, और इस एसिडस का जो अर्थ है उसका मतलब होता है खट्टा, खट्टा। इसका मतलब श्योर है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है अम्ल।
ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला था ना, अभी अभी मैंने बताया था आपको, क्या बोला था, एसिड है। एसिड से मिलकर बने हुआ है वो। अम्ल किससे मिलकर बने हुआ है, एसिडस से मिलकर बने हुआ है। और यो किसी भाषा को शब्द है, वो लेटिन भाषा को शब्द है। लेटिन भाषा को शब्द एसिडस है, और एसिडस को मतलब क्या हुआ है, खट्टा। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। चलिए अब हम बात करें यहां पर, अम्ल जो है स्वाद में तो खट्टे होते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अम्लों का जो स्वाद है वो कैसा होता है, खट्टा। अम्लों का स्वाद खट्टा। अब एक चीज और बताता हूं कि अगर आप इसको जल में डाल दोगे ना, इनका जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब पानी में घोल दो इसको, अम्ल को, तो अम्ल को पानी में घोलने पर ये क्या देता है, H प्लस आयन देता है। याद रखेंगे, H प्लस आयन। H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन। क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। जैसे HCl, आपने इसको किस में डाला, वाटर में डाला, पानी में, तो क्या होगा, ये H प्लस आयन देगा और Cl नेगेटिव देगा, Cl नेगेटिव। तो HCl का नाम क्या है, आप सभी बताएंगे, याद रखेंगे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है, नमक का अम्ल भी कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, क्योंकि इससे नमक बनता है, NaCl। साधारण नमक जो है उसका फॉर्मेशन HCl से कर सकते हैं अपन, इसलिए इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है, HCl। ठीक है, तो दो चीजें आप याद रखेंगे, कि क्या याद रखेंगे, कि अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, इसलिए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जलीय विलयन में यानी कि पानी में घोलने पर ये H प्लस आयन देते हैं, और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी अम्ल का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ आ गई बात, समझ आ चुकी है। अब देखिए आगे, ये तो हो गया ये वाला चीज। ठीक है, अब दूसरी बात अगर करूं, कोई अम्ल का जो जलीय विलयन है, जैसे आपने अम्ल को पानी में घोला, तो याद रखें इसका जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन भी करता है। जलीय विलयन जो है उसमें जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो विद्युत का चालन करेगा। क्यों करेगा, विद्युत का चालन भी करता है, इसके अंदर से विद्युत धारा बह सकती है। क्यों, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए क्या चाहिए, आयन्स चाहिए। तो ये आयन दे रहा है, एक तो प्लस का आयन दे रहा है और एक क्या दे रहा है, माइनस का आयन दे रहा है। इसका मतलब अम्ल का जो पानी का जो विलयन है, अम्ल को पानी में डालने पर जो उसका सॉल्यूशन बनेगा, अम्ल का जलीय विलयन बनेगा, उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करवा सकते हो। ठीक है, तो विद्युत का चालन करेगा वो विलयन। ठीक है, चलिए अब चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, इसी बुक के आधार पर अपन चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक, या फिर ऐसे बात करते हैं, पहले मैं आपको क्षार बता देता हूं थोड़ा सा। क्षार, क्षार थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, बस बाकी आपको याद ही नहीं करनी। ठीक है, क्षार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेश, क्षारक। ठीक है, क्षारक लिख दो आप इसको, इसको अपन बोलते हैं बेस। अब आप ये चीज देखिए ध्यान से कि क्षारक क्या है। क्षारक होता है बेटा साबुन, देखिए ना, साबुन को स्पर्श करोगे तो चिकनी लगती है, सेम क्षारक क्या होते हैं, चिकने होते हैं। स्वाद इनका कड़वा होता है, कड़वा, श्योर होते हैं, श्योर, कड़वा, कड़वा, स्वाद इनका कड़वा होता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि स्पर्श करने पर, जब आप स्पर्श करोगे तो कैसे लगेंगे, चिकने, साबुन जैसे चिकने, चिकने लगेंगे, स्मूथली, एकदम स्मूथली। आप साबुन को देखना, स्पर्श करके देखना, चिकने होते हैं, क्योंकि ये वसा अम्लों से बने होते हैं, इसलिए क्षारक क्या होते हैं, चिकने होते हैं। वसा, वसा कैसी होती है, चिकनी होती है। घी तेल ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं, उन्हीं से बनते हैं ये क्षारक, इसलिए ये चिकने होते हैं छूने पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें जल में, तो जल में घोल देंगे तो क्या रिएक्शन करेंगे, ये जलीय विलयन जो है वो OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो जल में घोलने पर NaOH, सॉरी OH आयन देते हैं। कैसे, देखिए NaOH बेटा, NaOH, इसको बोलते हैं, Na को सोडियम, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और इसके साथ OH लगा हुआ है, अभी मैंने बताया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारक है, ये क्षार है। जब आप इसको पानी में डाल दोगे, जल में डाल दोगे, तो ये टूट जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। आप देखते हो ये OH माइनस देता है। क्षारक जो भी होते हैं वो क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं।
ठीक है, क्लियर हुई बात? ध्यान रखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि क्षार जल में डालने पर OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। तो याद रखेंगे ये चीजें, तीन चीजें याद रख लो, बहुत है। स्वाद कड़वा होता है, छूने पर चिकने लगते हैं साबुन जैसे, और जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये भी है, प्लस माइनस ये भी दे रहा है, तो ये भी विद्युत का क्या करेगा? चालन। विद्युत का, इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। क्योंकि ये भी H प्लस माइनस दे रहे हैं, इसका मतलब विद्युत का चालन भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूं, फटाफट देख लो। अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ खट्टा होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में डाला H प्लस और Cl देते हैं। खत्म, चलो आगे। नेक्स्ट हमने देखा बेस जो होता है, बेस जिसको क्षारक बोलते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, जल में घोलने पर OH माइनस देते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, जलीय विलयन, और ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। ठीक है, आगे आगे डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे अपन बात करेंगे कि हम किस चीज के बारे में अपन देखेंगे, वो चीजें अपन देख लेंगे आराम से। देखिए यहां पर अपन बात करें तो एक चीज ध्यान से देखें, अब हम सूचक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सूचक जो वही पड़ोसी जो हमारी हर वक्त नजर गड़ाए रहते हैं, चील की सी नजर रखते हैं, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं, सूचक, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स, सूचक। अब सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, सूचना देने वाला, देने वाला। अब यहां पर हम सूचक किसकी बात करेंगे कि सर हम यहां पर बात करेंगे अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अम्ल और क्षार में रखने पर वो उसकी सूचना दे देते हैं कि भाई साहब ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ लिख दो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। वे पदार्थ, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की, क्षारक की सूचना देते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की क्या देते हैं? सूचना देते हैं, वे सूचक कहलाते हैं। लिख लोगे? कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन में याद करनी है। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। बस खत्म, डरना नहीं है बिल्कुल भी, याद रखना है खाली, सिर्फ यही बात है। अब देखिए सूचक आ गया, इंडिकेटर से इंग्लिश में बोलते हैं। तीन प्रकार के सूचक हैं नॉर्मली, बेसिकली तो दो प्रकार के हैं, पर अपन एक टाइप और पढ़ेंगे इसके अंदर। बात करें सबसे पहले, हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स। प्राकृतिक सूचक, पहला प्रकार क्या है? प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार जो है वो है कृत्रिम, कृत्रिम आर्टिफिशियल। इसी का अपन दूसरा नाम बोलेंगे संश्लेषित, संश्लेषित, सिंथेसिस या सिंथेटिक या ह्यूमन मेड, मानव निर्मित। तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं गंधीय, ऑल्फैक्टरी, गंधीय सूचक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो तीन प्रकार के सूचक है, आराम से देख लीजिए। सबसे पहला है सूचक कौन सा है? आप देखें कि प्राकृतिक सूचक है नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा कृत्रिम संश्लेषित जिसको अपन सिंथेटिक बोलते हैं, या तीसरा जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि गंधीय सूचक। ठीक है, अब देखिए आप इनके अंदर कि कौन कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा क्या है। अम्ल, आप जानते हो कि सूचक का मतलब होता है वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, यानी कि जिनको आप अम्ल में डाल दो, क्षार में डाल दो, वो अपने आधार पर सूचना दे देंगे। उनका कलर चेंज हो सकता है, उनका किसी भी तरीके से वो सूचना दे देंगे कि अम्ल है, ये क्षारीय है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक सूचक की, नेचुरल इंडिकेटर। बड़ा ही शानदार और जानदार प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक के अंदर नॉर्मल सी बात याद रखें, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से। किसे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति यानी कि पेड़ पौधों, पेड़ पौधों से प्राप्त। तो पेड़ पौधों से प्राप्त सूचक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, वे सूचक जो प्रकृति या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। हो गया? चलिए इसमें एग्जाम्पल बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार बेटा ये एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है,
अब एग्जामिनर को तो हम कैसे पकड़ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ लेता है, और हमारे वहां पर आफत हो जाती है कि यार पता ही नहीं क्या पूछ लिया, हम तो ये रट के गए थे, किताब में तो बहुत कुछ पढ़ा था यार, पूछने को यही मिला उसको, है ना। एक चीज आप मान के चले, एग्जाम में वही चीज आती है जो आप छोड़ के जाते हो। होता है ना बहुत बार आपके, जैसे टीचर क्लास के अंदर टेस्ट लेता है, टीचर ठीक है, अध्यापक जब टेस्ट लेता है आपके क्लास के अंदर, तो आप देखते हो कि यार यही तो छोड़ा था और यही दे दिया इसने, है ना। होता है, बहुत बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हम वही चीज छोड़ देते हैं जो एग्जाम में आती है। तो हमें कुछ नहीं छोड़ना है, हम एग्जामिनर से आगे 2 कदम आगे चलेंगे, तब जाके हमारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। आपा लार थोड़ी हाँ, आपा तो बहनों ज्यादा एडवांस हाँ, ठीक है। आप अभी आगे चलांगा, वो 1 कदम चलागो, अब 4 कदम चलांगा, पूछ। और फिर बोलेंगे उसको एग्जाम में बैठते टाइम, पूछ कहां से पूछता है, ठीक है, तेरे मर्जी हो वहां से पूछ, मैं तैयार बैठा हूं, मैं दूंगा आंसर, ठीक है ना। तो पूछ कहां से पूछता है, ये मन में होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। इसके अंदर देखना बेटा, एक लाइकेन, लाइकेन ये प्राकृतिक सूचक है। इसको अपन इंग्लिश में लिखें तो लिचेन लिख सकते हैं, लिचेन। तो लिचेन लाइचेन लाइकेन दोनों एक ही चीज है, घबराना नहीं है, मैं दोनों नाम लिख रहा हूं। दूसरा है हल्दी। हल्दी भी सूचना देती है अम्ल और क्षार की। आप देखना, जब हल्दी के ऊपर जब कपड़ों पर हल्दी, कभी ब्याह शादी में जाओ ना आप, तो क्या है, आपनी आदत है क्यों 15-20 दिन, हम कई तो ईशा कि 15-20 दिन, 10-15 महीनों से कभी शादी हुई नहीं गांव के अंदर, और कभी शादी हो जाती है तो वो क्या करते हैं, आराम से बैठ करके पलाथी पलूथी मार बढ़िया ठोका है। तो वहां क्या है कि इतने टाइम के बीच में कभी ना कहीं क्या है, सब्जी के जो छिंटे हैं वो गिर जाते हैं। तो जैसे ही मम्मी वगैरह होती है, वो सुबह धुलाई करती है कपड़ों की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो साबुन लगाती है, उसके ऊपर साबुन लगाती है, तो वो जो हल्दी का जो है, सब्जी में हल्दी होती है, तो हल्दी का जो आपने मार्क लगा के जाए हो, जो रात की जो निशानी आप छोड़ के आए हो, है ना, वो वाली हल्दी पर जैसे ही उसके ऊपर सर्फ लगती है या साबुन लगती है, तो क्या हो जाता है, उसका रंग जो है वो अलग हो जाता है, भूरा लाल सा हो जाता है, भूरा लाल कलर सा हो जाता है। और जैसे ही मम्मियां उसको रगड़ती है और ज्यादा पानी से धोती है, तो उसका रंग क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है, देखा होगा कभी। अब चेक करना, ये चीजें लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सूचना दे रहा है अम्ल और क्षार की, जो आपने साबुन रगड़ा तो उससे उसका कलर क्या हुआ, ठीक है। तो हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक का ही उदाहरण है। एक है हाइड्रेंजिया पुष्प आता है, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, और एक है पिटूनिया, पिटूनिया। ये पौधों के जो पुष्प जो है, जरांशिया भी है, ठीक है, जरांशिया भी है, इसका पुष्प भी है। तो आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, 2-3 याद रखोगे बहुत है। एक मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो लाइकेन है, लाइकेन, हल्दी, हाइड्रेंजिया और पिटूनिया। ये जो है ये प्राकृतिक सूचक है, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाइकेन जो है वो भी पौधे से प्राप्त होता है, बताऊंगा अभी मैं। हल्दी जो है वो पेड़ पौधे से प्राप्त होती है, हाइड्रेंजिया और पिटूनिया के ये पुष्प है, तो पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे सूचक है, ये भी अम्ल और क्षार की क्या देते हैं, सूचना देते हैं। ऐसे सूचक जो प्रकृति या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे एक चीज के बारे में जो आपके सिलेबस में दिया गया है, लाइकेन के बारे में। लाइकेन, लाइकेन, देखिए लाइकेन जिसको अपन लिचेन भी बोलते हैं, ये पादपों का एक समूह है, एक कैटेगरी है, पादपों का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसको बोलते हैं, पादपों का एक समूह है जिसको बोलते हैं थेलोफाइटा। याद रखेंगे, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा। सॉरी 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 सॉरी, बेटा बेटा रुको 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 रुको, यहां गड़बड़ हो गई। लिटमस पत्थर लिखना है, ठीक है। कई बार फ्लो में क्या होता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है ना। लिटमस, लिटमस पेपर, लिटमस पत्थर, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। मैंने आपको उस प्लांट का नाम लिख दिया था, याद रखें, थोड़ी बहुत गलतियां तो माफ कर सकते हो, है ना। लाइकेन, लिचेन, जो पादपों का एक समूह है जिसका नाम है थेलोफाइटा। अब इस थेलोफाइटा का एक पादप है, इसी का ही, इसी पादप का जो ग्रुप है, उस पादप के ग्रुप में एक पादप है जिसका नाम है लाइकेन, लाइकेन, और दिस इज कॉल्ड लिचेन, लिचेन। अब इसी लिचेन से ही वो लिटमस पेपर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है,
पादपों का समूह है जिसका नाम है थेलोफाइटा, और इस थेलोफाइटा समूह का पादप का नाम क्या है? इस लाइकेन पादप से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये कौन सा हुआ? प्राकृतिक सूचक हुआ, क्योंकि पौधे से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको प्राकृतिक सूचक की कैटेगरी में रखें। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। याद रखें, प्रकृति से प्राप्त होंगे या पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे प्राकृतिक सूचक, लिटमस पेपर हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया। इधर देखो, लाइकेन थेलोफाइटा समूह के पादप से प्राप्त होता है, जिसका नाम है लाइकेन, लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। अब दूसरा देखिए ध्यान से, ये लिटमस पेपर कैसे सूचना देता है? ध्यान से देखिए, लिटमस पत्थर जो है, लिटमस पत्थर बैंगनी और लाल रंग के होते हैं। वैसे दो प्रकार के लिटमस पेपर है, एक तो बैंगनी सॉरी नीला मान लो, और एक लिटमस पेपर है लाल, लाल। ठीक है, लाल। आप ये देखिए कि अगर आप नीले वाले पर अम्ल डालोगे, नीले वाले लिटमस पेपर पर क्या डाल दोगे? अम्ल डाल दोगे, तो इसका जो रंग जो है नीले वाले का, वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। उसका रंग क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। नीले वाले लिटमस पेपर पर अगर आप अम्ल डालोगे या अम्ल कोई नींबू का रस डाल दो, अम्ल डाल दो, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये बताता है, इसका उल्टा है। अगर आपने लाल वाले पर क्या डाल दिया? क्षार डाल दिया। क्या डाल दिया? क्षार डाल दिया, तो उसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखें। ठीक है, तो लिटमस पेपर दो प्रकार के अपन मानते हैं, एक नीला लिटमस पेपर और एक लाल लिटमस पेपर। नीले के ऊपर जब आप अम्ल डालोगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और लाल वाले पर क्षार डालोगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला। एक नाम याद रखें, आप बचपन में देखते भी आ रहे होंगे छोटी क्लासेस में, अनिल। अनिल, देखिए इस नाम से आपको ये दोनों प्रॉपर्टी याद हो जाती है। एक का मतलब अम्ल या एसिड, अम्ल क्या करता है? एनआई का मतलब नीला। ठीक है, एनआई को नी बोल सकते हैं, एनआई का नी होता है, तो इसको नाम दे देते हैं अपन नीला। जो नीला लिटमस पेपर है उसको एल का मतलब क्या कर देगा? लाल कर देगा, और क्षार इसका उल्टा कर देना। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार आए तो इसका अपोजिट कर देंगे, क्या? कि लाल को नीला कर देगा। एल का मतलब लाल, और इधर क्या आ जाएगा? नीला। बस इस नाम से भी आप याद रख सकते हो, अनिल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का नाम होगा, कुछ एक बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका नाम अनिल है, और वो देख करके मुस्कुरा रहे होंगे मंद मंद मुस्कान से, घर वाले देख रहे होंगे यार क्या हो रहा है ये उनको ये नहीं पता कि यार सामने कुछ पिक्चर चल रही है और इनको देख करके हंस रहे हैं। ठीक है ना, तो हंसने की बात नहीं है, ये नाम से आप ट्रिक के थ्रू भी आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हो गया क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब प्राकृतिक सूचक के बाद में एक सूचक और देखा हमने, जिसका नाम है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, इसका मैं सिर्फ ओनली एग्जांपल बताऊंगा, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। दोनों चीजें मैं एक साथ बता देता हूं। 2 नंबर पे हमने कृत्रिम सूचक देखा, उसके बाद में 3 नंबर पे हम देखेंगे गंधीय सूचक। गंधीय, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। देखिए, प्राकृतिक सूचक के अंदर क्या चीज होती है? चल तो रहा है ना वीडियो, कहीं ये वीडियो बंद हो जाए फिर गड़बड़ हो जाएगी आप लोग, है ना कृत्रिम सूचक के अंदर क्या होता है? ये मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित, यानी कि वे सूचक जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं या मानव निर्मित होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? प्राकृतिक, या इनको संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मानव बनाता है, अब कैसे बनाएगा? लेबोरेटरी में तैयार करता है। ठीक है, प्रयोगशाला में तैयार करता है। तो ऐसे सूचक जिनको मानव के द्वारा बनाए जाते हैं या मानव निर्मित होते हैं, वे सूचक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे, यहां पर लिख लेना बेटा, है ना, मैं लिखूं, आप मेरे से मेहनत कम करवाइए, आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके अपने आराम से हैंड रिटन नोट्स के अंदर लिखिए, या क्लासेस को देख लीजिए। आपके सामने ये मैटर 1 साल तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो आपके साथ ये, आपके पास ये मैटर 3 साल तक रहे? नहीं बेटा, मैं चाहता हूं आपके साथ जो ये मैटर जो है वो 1 ही साल तक रहे। मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो और आप 3 साल तक इस मैटर को अपने पास रखो। ठीक है ना, तो इसलिए 1 साल तक रखना है, आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आराम से समझा रहा हूं, वो चीजें समझते जाइए। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, वो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ऐसे सूचक को मानव निर्मित सूचक या मानव के द्वारा बनाए जाने वाले सूचक कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, याद रखें। एक का नाम है फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं इसको। फिनोल्फथैलिन,
और एक का नाम है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज। बस आपसे पूछेगा तो ये नाम पूछेगा खाली कि कृत्रिम सूचकों के नाम बताइए, तो आप क्या बता दोगे? सर पहला है फिनोफ्थेलिन और दूसरा है मैथिल ऑरेंज। अब किसका रंग गुलाबी किसकी उपस्थिति में हो जाता है, किसका रंग मतलब चेंज नहीं होता है, ये आपको जरूरत नहीं है याद करने की। बस आपको जो याद करना है वो ध्यान रखें। ठीक है, फिनोल्फथालीन और कौन है? मैथिल ऑरेंज है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्ल और क्षार में रखने पर क्या हो जाए? बदल जाती है। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वे सूचक, वे सूचक जिनकी गंध, जिनकी गंध अम्ल व क्षार में रखने पर बदल जाती है, बदल जाती है। ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्ल और क्षार में रखने पर क्या हो जाए? बदल जाती है, उनको अपन क्या बोलेंगे? गंधीय सूचक। सिर्फ ही बात है, गंधीय सूचक यानी कि गंध बदल जाए वो सूचक गंधीय सूचक होंगे। किस में रखने पर? अम्ल और क्षार में रखने पर चेंज हो जाएगी। अम्ल में रखोगे अलग गंध हो जाएगी, क्षार में रखोगे अलग गंध हो जाएगी। तो जिसकी गंध अम्ल और क्षार में रखने पर बदल जाए वो गंधीय सूचक। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। वेनिला, वेनिला ये आइसक्रीम में डाला जाता है बेटा, वेनिला। ठीक है, दूसरा है प्याज, लौंग। ठीक है, ये सारे के सारे किसके सूचक हैं? किसके सूचक है? गंधीय सूचक है। इनकी गंध अम्ल और क्षार में रखने पर क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो याद रखें, वेनिला आइसक्रीम होती है, उसके अंदर वेनिला डाला जाता है, और प्याज के अंदर, लौंग के अंदर लहसुन जो है, इनकी गंध जो है वो अम्ल और क्षार में रखने पर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये किसके उदाहरण है? गंधीय सूचक के। और ये वाले किसके उदाहरण है? कृत्रिम सूचक के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सूचक वाला जो टॉपिक है वो आराम से समझ में आ चुका होगा। ठीक है बेटा, दिक्कत नहीं करनी है बिल्कुल भी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। साइंस से संबंधित कोई भी समस्या आपको मैं नहीं आने दूंगा, इसका मतलब नहीं आने दूंगा। आपको फिर भी लगता है कि सर हमें फिर भी समझ में नहीं आया है, बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर जो भी आपके लिए जो यूट्यूब जो प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको, जहां पर डाउट सॉल्यूशन चलेंगे, जहां पर लाइव क्लासेस चलेगी, वहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपसे रूबरू मिलूंगा। ये तो रिकॉर्डेड क्लासेज है, आप पूछ नहीं पा रहे हो, पर सिर्फ आप देख पा रहे हो, आप कंटेंट को समझ पा रहे हो। पर जिस दिन मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा, आप बच्चों के सामने, जितने ज्यादा आप इन वीडियोस को लाइक करोगे, अपने बच्चों के साथी बच्चों के साथ जितना ज्यादा शेयर करोगे, मैं उतना ही ज्यादा आपका सपोर्ट करूंगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बड़ी फैमिली हमारी बने, जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़े। हम एग्जाम को फोड़ के आए बढ़िया वाला, कि जिससे एग्जामिनर जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए, यार अब की बार नेक्स्ट साल में कंटेंट दूं तो दूं कहां से, ये मजबूर उसको हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। मैं जो करवा रहा हूं एकदम आपकी सिंपल लैंग्वेज में करवा रहा हूं। बेटा देखना, आप जब आप बुक उठा के देखोगे तो आपको कोई भी चीज इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है, इसकी लैंग्वेज आसानी से हमारी समझ में नहीं आती है। क्योंकि बेटा अगर बुक से ही सारी चीजें समझ में आती तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? तो इसलिए अब तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। मैं आपके सामने नहीं, मैं आपको जानता नहीं हूं, पर फिर भी आप मेरे से रूबरू हो रहे हो। हम लाइव क्लासेस में मिलेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान रखें, वहां पर अपन जो भी डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम यहां पर देखें तो उसके बाद में अपन देखें अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन। अब हम कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेरे हिसाब से ये मान लो 3-4 बार एग्जामिनर ने यहीं से क्वेश्चन उठाया है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। तो याद रखें, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, H2, हाइड्रोजन गैस। अब ये बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, हमें क्या पता। ये एक टॉपिक है आपकी किताब का कि अम्ल का जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। तो ये चीजें आप ध्यान से देखें। इस चीज के बारे में अगर आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये चीजें होती है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा स्मूथली लोगे ना, तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। पर कंसंट्रेट जरूरी है,
ठीक है ना। तो अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको ये एग्जाम में कैसे पूछ सकता है और कैसे पूछा गया है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा देखिए, अम्ल के अंदर यहां पर हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, या H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 ये अम्ल है, H2SO4। अब आप बोलोगे सर इसका नाम क्या है? इसका नाम बेटा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो H2SO4 को क्या बोल देंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल बोल देंगे। क्लियर है? चलिए, धातु की जगह हम यूज करेंगे Zn, जिंक धातु। किसका यूज करेंगे? जिंक धातु के टुकड़े, ये सॉलिड होती है। ठीक है, इसको यूज करेंगे। अब इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनेगा? पहले तो आप इसका देखो, कई बार बहुत बार डायग्राम पूछा गया है। आपको पूछा है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। बेटा ये पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो नामांकित चित्र बनाने का बोले तो आप ध्यान रखें कि आप एक स्टैंड बनाइए। किताब में क्या है, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी बनाओ आप लोग, पर ध्यान रखें कि बने तो वो सॉलिड बने थोड़ा सा ना, जैसे इस तरीके से बना लो। ठीक है, अब यहां ये स्टैंड मान लो, और इस स्टैंड पर आप एक चीज लगाओ, ये लगाओ, और उसके बाद में इधर वाली साइड से एक प्रखनली लगा दो, टेस्ट ट्यूब, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब लगा दो। ठीक है, अब ये टेस्ट ट्यूब लगा दी। अब इस टेस्ट ट्यूब को लगाने के बाद में यहां से देखिए इसको बांध दिया, अल ये लो। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दो, में लटका दिया हमने इसको। ठीक है, ये स्टैंड है, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब पर रखने लिए हमने लगा दी, चिपका दी। अब एक चीज ध्यान से सुने, अब हम एक बर्नर लेंगे, एक बर्नर लगाओ यहां, बढ़िया सा बर्नर लगाओ, और फिर इस बर्नर को यहां करके ऐसे कर दो, इस बर्नर में से ज्वाला निकालो बढ़िया वाली। ठीक है, गर्म कर रहे हैं, अब कुछ डालें तो इसमें बगैर डाले क्या गर्म करोगे? तो यहां हम डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, H2SO4। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के बाद में इसमें जिंक धातु के टुकड़े डालेंगे। क्या डालेंगे? जिंक धातु जो है उसके टुकड़े डाल देंगे। कैसे? इस तरीके से, ये जिंक धातु है, ये जिंक धातु। ठीक है, तो जिंक धातु के इसके अंदर क्या मिला दिए? टुकड़े मिला दिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको पूरा बंद कर देंगे और एक स्ट्रॉ लगाएंगे। स्ट्रॉ का मतलब एक एक सॉरी एक आप प्रवाह नली लगा दो, एक नली लगा देंगे इसे, इस विलियन में जाती है। इसे डुबाना नहीं है, डुबाना मत है ना, थोड़ा सा डुबाना मत। ठीक है, डुबाना मत इसको। जैसे इस तरीके से ये परख नली बनाई और ये लगाई। ठीक है, जिंक धातु मिला दी इसके अंदर, इनके इसके अंदर वो मिला ही दिया H2SO4, और ये ट्यूब लगा दी। इस ट्यूब को मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब को ऐसे लेकर के और इस तरीके से लगाऊंगा। ये ट्यूब है। ठीक है, अब साइड में मैं क्या करूंगा, ये वाला जो चीज आपको दिख रही है ये वाली, इसको ऐसे बंद कर दूंगा, पैक कर दूंगा, ढक दूंगा इसको। किसी भी कॉर्क से आप ढक सकते हो, और केवल इतनी जगह छोड़ूंगा कि ये पाइप पाइप अंदर रहे, ये नली जो है ये इसके अंदर से निकले, बाकी सारा क्लोज है। अब इसको अपन क्या करेंगे, एक टब लेंगे या फिर एक बिकर लेंगे बढ़िया वाला। ठीक है, ऐसे लेंगे एक। ठीक है, और इसके अंदर डालेंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन, सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर सॉफ्ट सॉल्यूशन क्या चीज है? बेटा साबुन का पानी, साबुन का पानी डाल देंगे। अब जैसे ही जिंक धातु है, आपको मैं लिख देता हूं एक एक चीज, ये क्या है? जिंक है, Zn के टुकड़े हैं, और जो आपने इसके अंदर देखा ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 पानी में डाला हुआ है H2SO4। तो जब आप तनु H2SO4 को जब जिंक धातु में तनु H2SO4 में जिंक धातु डाल करके आप इसको गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद में कुछ समय के बाद में इसमें से गैस निकलती है, और वो गैस इस साबुन के पानी में जाकर के, या इस साबुन के पानी में छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? बुलबुले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? बुलबुले बन जाएंगे। इस तरीके से बुलबुले बन जाएंगे बड़े बड़े।
इस तरीके से। और ये बुलबुले हल्के होने की वजह से कहां उठेंगे? ऊपर उठेंगे। याद रखें, कहां उठेंगे? ऊपर उठेंगे। अब जैसे इन बुलबुलों के पास में आप कोई भी लेकर आओगे, क्या लाओगे? कैंडल, मोमबत्ती लाओगे। जैसे मान लो ये मोमबत्ती है, ठीक है। आप ये मोमबत्ती लाओगे तो ये जो है, ये बुलबुला जो है वो पॉप साउंड के साथ, फट की ध्वनि के साथ, जोर से फट की ध्वनि के साथ ये बुलबुला फटेगा। जोर से फट की ध्वनि के साथ ये क्या होगा? बुलबुला फटेगा। इसको बोलते हैं पॉप साउंड। क्या बोलते हैं? पॉप साउंड। फट फट की ध्वनि। इन बुलबुलों के साथ जैसे आप लाओगे तो कौन सी ध्वनि निकलेगी? फट फट की ध्वनि, यानी कि इसको पॉप साउंड बोलते हैं। पॉप साउंड निकलेगा। और ये पॉप साउंड निकलता किससे है? किसके कारण से निकलता है? हाइड्रोजन गैस के कारण से। तो हम बता सकते हैं कि निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी है? जो गैस के जो बुलबुले, इसके अंदर जो गैस जो है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस देता है, इसलिए हम बता कर सकते हैं कि निकलने वाली गैस जो है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। तो याद रखें कि अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया करवा दोगे तो क्या बनेगा? लवण भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और हाइड्रोजन गैस की जो ध्वनि जो है वो कैसी है? फट फट की ध्वनि है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉप साउंड। पॉप साउंड। पॉप साउंड। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखें। नाम पूछे तो ऐसे बना के आना है, सिर्फ डायग्राम पूछे तो ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको दिक्कत है वो घर जाकर के आराम से बना लेना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं क्या क्या चीजें हैं यहां पर। यहां पर है ये साबुन का पानी है, साबुन का पानी, साबुन का पानी है। और ये गुब्बारे हैं, H2 गैस के गुब्बारे, H2 गैस के गुब्बारे, H2 गैस के गुब्बारे। ये बिकर है, ये है प्रवाह नली, इसको बोलते हैं प्रवाह नली, जिसके अंदर से क्या है? नली, जिसके अंदर से H2 गैस प्रवाहित हो रही है। ठीक है, नली, प्रवाह नली। ठीक है, ये आप स्टैंड मान लेना। ठीक है, ये बर्नर मान लो, बर्नर। ये परख नली है आपकी, ये वाली, इसको बोलते हैं परख नली, टेस्ट ट्यूब। और इसके अंदर क्या डाला वो आप जानते ही हो। ठीक है, बस इतने नाम लिख देना, बस आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो गैस जो निकल रही है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। कई बार आपसे पूछ लेता है कि कोई भी एक्स धातु है, एक्स अम्ल है, वो वाई धातु के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। पूछा गया है बेटा ये क्वेश्चन कि एक्स अम्ल के साथ वाई धातु क्रिया करती है और जेड गैस निकलती है। तो बताइए एक्स, वाई और जेड की जगह कौन कौन से पदार्थ यूज किए गए हैं, किन पदार्थों का उपयोग किया गया है, और इसका समीकरण भी लिखिए। ये चीज है बेटा, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से, ये क्वेश्चन यहां से बना हुआ है, बनेगा, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। ये बना हुआ क्वेश्चन है कि कोई भी एक्स अम्ल है तो एक्स अम्ल दिखे तो वहां पर आपको लिख देना है H2SO4। और जब आपसे पूछे कि वाई धातु है तो वाई धातु जहां पर नाम दिखे वहां पर लिख देना कौन सी? जिंक धातु। और आपसे पूछे कि वाई गैस या जेड गैस निकलती है तो जेड गैस की जगह आप लिख देना हाइड्रोजन गैस निकलती है। और फिर पूछेगा कि इसका समीकरण लिखिए, तो समीकरण में आगे बता रहा हूं वो लिखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से देखते जाओ, आराम से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसकी समीकरण देख लेते हैं। समीकरण क्या है? आपको अभी बताया था कि किसके साथ अभिक्रिया देखनी थी? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा? लवण। और क्या बनेगा? H2 गैस। H2 कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिए। जैसे अम्ल की जगह मैंने यूज किया H2SO4, यूज कर लो, प्लस जिंक धातु यूज कर लो। आपको मैंने बताया कि Zn और ये है, ठीक है, ये टूटेगा, अम्ल है तो H प्लस में टूटेगा और SO4 -2 में टूटेगा। तो ये माइनस का होता है, तो ये Zn वाला इसके साथ जाएगा। ये Zn किसका होता है? प्लस का 2। तो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा तो बनेगा ZnSO4। और फिर क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन क्या रह गए? 2 हाइड्रोजन रह गए, तो अपन लिख देंगे इसको H2। तो ये गैस निकल गई। ठीक है, तो क्या बना आप देख सकते हो समीकरण को भी। यहां पर ये लवण है और यहां पर ये क्या है? गैस, H2 गैस। तो ये आपको समीकरण भी लिख के आनी है कि अम्ल की जब धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लवण बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। इसका नाम क्या है इस लवण का? Zn को जिंक बोलते हैं, Zn को जिंक, SO4 को सल्फेट।
तो जिंक सल्फेट बना और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये समीकरण भी आपको लिख के आना है जब आपसे पूछे तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछ सकता है, रिपीट भी कर सकता है क्वेश्चन को। ठीक है ना? ठीक है, तो पहला कंसेप्ट आपके सामने हो गया कि अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी प्रकार से क्षार की भी धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। क्षार की किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? धातु के साथ। देखिए क्या बनेगा, अम्ल की धातु के साथ करवा दी, अब क्षार की धातु के साथ करवा देंगे 2 नंबर में। क्षार की धातु के साथ सेम प्रोसेज होगा। अम्ल की धातु के साथ करवाओ चाहे क्षार की धातु के साथ करवाओ, क्या बनेगा? लवण बनेगा और H2 गैस बनेगी। कैसे? देखिए, जैसे क्षार की जगह हम लिख लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, और धातु मान लो Zn की मान लो। इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2, और प्लस में बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो याद रखें क्या क्या चीजें बनी, अभी लिख देते हैं नीचे। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, सोडियम, Na को सोडियम, OH को अभी बताया था आपको मैंने, हाइड्रोक्साइड, और इसकी करवाएं जिंक धातु के साथ तो ये बनेगा, इसको नाम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो ये सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। तो ये सोडियम जिंकेट एक प्रकार का क्या है? लवण है, और ये हाइड्रोजन गैस हो ही गई। ठीक है, ये धातु हो गया और ये हो गया क्षार। तो जब क्षार की धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी लवण और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। याद रखें, अम्ल की करवा दो, दोनों ही चीजें। अभी हमने अम्ल के बारे में देखा, तो अम्ल की भी किसके साथ करवाई? धातु के साथ, तो भी आपने देखा होगा लवण बना था, और एक गैस निकली थी उस पाइप के थ्रू जिसका नाम था हाइड्रोजन, पॉप साउंड के साथ। तो दोनों में सेम है, अम्ल की धातु के साथ करवाओ चाहे क्षार की धातु के साथ करवाओ, क्षारक की धातु के साथ कराओ, दोनों एक ही प्रोसीजर में लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब है नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर अपन बात करें तो आप देखें, वो तो अम्ल और क्षार की दोनों की एक साथ थी। ठीक है, अब बात करेंगे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट बोल सकते हो, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हो। जब इनकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? तो बेटा एक ही चीज बनती है, लवण बनता है, CO2 गैस बनती है, और जल बनता है। ठीक है, ये 3 चीजें बनती है। कब बनती है? ध्यान रखें, जब आप धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ विक्रिया कराओगे तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, करें, चलिए देखिए। जैसे सबसे पहले धातु कार्बोनेट के साथ कर रहा हूं, है ना? धातु कार्बोनेट के साथ कैसे भी कर दे, Na2CO3, ये धातु और ये कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए CO3 आता है, धातु कौन सी है? सोडियम है। तो ये फॉर्मूला हो गया Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम धातु, सोडियम कार्बोनेट। तो इसकी किसके साथ? अम्ल के साथ। जैसे अम्ल HCl यूज करें तो क्या बनेगा, ध्यान से सुने। यहां पर आपको एक चीज पता है कि सर आपने बताया कि Na तो प्लस में टूटता है और CO3 जो है उसके ऊपर -2 आता है। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने बताया आपको, अम्ल जो है वो H प्लस में टूटता है सर, और Cl नेगेटिव में टूटता है। अब आप ये बता रहे थे कि प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो ये वाला प्लस ये वाले माइनस के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा? NaCl, ये लवण हो गया। प्लस अभी देखिए सर, अभी क्या देखें, ये देखो हाइड्रोजन ये प्लस का है, इधर से एक माइनस वाला कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो ये 2 इस वाले पैर में चला, क्योंकि 1 और 2 कट नहीं सकते, तो ये इसके पैर में जाएगा तो H2 हो जाएगा, और ये 1 इसके पैर में आएगा तो 1 ही रहेगा, तो ये बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। और प्लस में क्या चीज बच गई? एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, 3 थे पहले, अब कितने हो गए? 2 रह गए, तो ये बन गया CO2। तो देख लो क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, जल बन गया, और ये लवण बन गया। इस लवण का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम
क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। समीकरण संतुलित नहीं है तो संतुलित कर लीजिए, और अगर है तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां Na कितना है, 2 है, 2 है, तो इधर भी 2 करने के लिए यहां पर 2 लगा दूंगा। अब देखिए आप Cl भी क्या हो गया, 2, इधर क्या है 1, तो इसको भी 2 कर देंगे, हो गया 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2, ठीक है। ऑक्सीजन देखो कितनी है, 3, इधर कितने हैं, 2, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करोगे, ध्यान से सुने। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि यहां ऑक्सीजन 3 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, तो देखिए यहां पर CO में ये 2 है, ये 2 और ये 1, 3 होगी, ठीक है। कार्बन 1 है, हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर भी 2, क्लोरीन 2, नाइट्रोजन 2, ये समीकरण संतुलित है। आप देख लेना, मैंने चैप्टर फर्स्ट में स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित करना है, तो उस आधार पर आप समीकरण को संतुलित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट समझ में आ गया कि धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम लिखें तो याद रखें, लिख दीजिए सोडियम, Na को सोडियम और CO3 को कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl यानी कि लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है, सेम चीजें बनेगी। इसकी भी किसके साथ करवाएं, अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगी, ठीक है। कैसे, देखिए ध्यान से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये बन गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अम्ल के साथ HCl के साथ करवा दें, वही चीज है, बता देता हूं अभी। देखिए Na प्लस में टूटता है, इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H प्लस होगा और CO3 -2 हो गया। यहां पर अम्ल है तो H प्लस में, Cl माइनस में, प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस वाले के साथ। तो आप देखिए ये प्लस वाला है, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl, लवण बन गया। अब देखिए ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन को ले जाएंगे तो ये बन गया H2O और प्लस में बन जाएगा CO2। देख लीजिए वही चीज वापस बन रही है ना। तो ये चीज है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, अब की बार हाइड्रोजन आया बीच में, पहले नहीं था इसलिए यहां पर 2 लगा था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, लवण बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखें, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ करवाने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। चलिए राम, समझ में आ गया ना। देखो कोई दिक्कत है क्या, बोर तो नहीं हो रहे, या क्लास लंबी हो गई, बता दीजिए अभी बोर हो रहे हो तो, ठीक है। अब कैसे बताओगे सर, आप भी क्या ही बात करते हो, हम कैसे ही बताएंगे, है ना। अब कैसे ही बताएंगे कि हम बोर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, रिकॉर्ड क्लासेज हैं, कैसे बता पाओगे, है ना। चलिए अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, आपने बेटा इन चीजों में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इसको आप चुनने के पानी में डालिए, किस में डालिए, चुनने के पानी में, लाइम वाटर में। चुनने का पानी क्या होता है, CaOH2, ये चुनने का पानी है, याद रखें CaOH2, ये चुनने का पानी है। आप जब इसके अंदर डालोगे तो ये चुनने का जो पानी है ये दूधिया रंग का हो जाएगा, दूधिया का मतलब सफेद हो जाएगा, दूधिया रंग, व्हाइट रंग का हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे ये सारे के सारे। जैसे चुनने का पानी मैं लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने का पानी है, जिसको आप बुझा हुआ चूना बोल रहे थे, ये पीछे वीडियो में आपने देखा होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, क्या नाम है, Ca को बोलते हैं कैल्शियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप इसको किस में डालोगे, अभी बताया मैंने, CO2 में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें प्रवाहित करवाओगे चूने के पानी में, CO2 5 प्रेशर से जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाओगे तो ये बनेगा लवण, CaCO3 बन जाएगा और प्लस में बनेगा वाटर, लिक्विड के रूप में। अब आप ये देखिए ये CaCO3 जो है इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
कार्बोनेट, कार्बोनेट जो एक लवण है और प्लस में बन गया जल लिक्विड के रूप में। अब आप चीज ये ध्यान से सुनिए, जब आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि जब आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप चूने को जब आप पानी में डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आपने पहले वाले रिएक्शन में देखा होगा संयोजन अभिक्रिया में। ये जो है कड़ी का पानी है, इस कड़ी के पानी को आपने क्या कर दिया, दीवार पे लीप दिया। आप देखते हो कि आप कड़ी करा जब भी टाइम क्यों है, कड़ी को जो पानी जो है बिन डोलम गाल के रिबिंग बाद में क्या करा आप अभी बुरस के कर दे दीवार के ऊपर कड़ी कर देवा, तो कड़ी कर देवा तो बी टाइम क्या है, वो जो कड़ी जो पानी है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। इनके बोला भुजा हुआ चूना बोला इन, भुजा हुआ चूनो बोला इन, ठीक है, भुजा हुआ चूना। अब भुजा हुआ चूना ने जी आप कड़ी कर दी तो बिंग बाद में आप देखा कि करता ही मतलब व्हाइट कलर आ जाओगे को आने, यानी कि व्हाइट कलर उस टाइम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब आपने कड़ी करी है, कड़ी करी हो तो बी टाइम के हाथों हाथ ही वो व्हाइट कलर कौन दिखा है, कुछ देर के बाद में दिखा है। कारण क्या है कि जो थे कड़ी को पानी करी है जिका आप बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो जिये कि दीवार के ऊपर कर दियो तो बिंग बाद में वायुमंडल की जी गैसा है, वायुमंडल की जी गैसा है जिया बिंग अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। आ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी कड़ी यार पानी के ऊपर रिएक्शन करेगी, अभिक्रिया करेगी और अभिक्रिया करके बना देगी बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को रंग है श्वेत, तो श्वेत बनेगा श्वेत, पर भी कारण थोड़ी देर के बाद में वो क्या दिखा है, दीवार जगह बाद धोली दिखा है, श्वेत दिखा है। और बाद में वो पानी गिन गयो, ये पानी जो है बाद में वो पानी और बने, वो पानी की हो जाए भाप बन के उड़ जाओ है, वाष्प बन के भाप बन करके क्या हो जाता है, ये उड़ जाता है। दीवार के ऊपर केवल क्या रह जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट रह जाता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार क्या दिखती है, सफेद दिखती है। ये संगमरमर का सूत्र है। इस कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, ये संगमरमर भी है, संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर, संग साथ मर मर मर, है ना। ये टाइल जो होती है ना, जो भी आप टाइल लाते हो चीनी मिट्टी वाली या जो भी है टाइलें जो है वो संगमरमर की बनी होती है। ठीक है, आपने देखा हो संगमरमर के पत्थर वगैरह ये वाली चीजें देखी होगी, तो ये संगमरमर का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखें कि चूने के पानी को में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत रंग का अवक्षेप बनता है। ठीक है, अवक्षेप बनता है, याद रखें। ये कई बार पूछ लेता है एक नंबर में, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हैं तो क्या बनता है, अब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, श्वेत अवक्षेप बनता है, जिसके कारण से दीवार व्हाइट दिखती है। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए ये देखो बेटा, आप बताओ कहां समस्या है। देखो समीकरण तो बेटा याद करनी पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं बता सकता हूं कि किस तरीके से कौन सा जो तत्व जो है वो किस प्रकार से कैसे जुड़ता है, वो चीजें मैं आपको बता सकता हूं, पर समीकरण तो आपको याद है करनी पड़ेगी। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, तो अब ये वाली चीजें हैं वो मैंने करवा दिया। अब एक चीज और देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ रूप है कि किस किस रूप में ये पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किस किस रूप में पाया जाता है, याद रखेंगे, खड़िया, खड़िया के रूप में पाया जाता है। खड़िया मतलब चौक, जो आपने चौक देखा है ना बोर्ड पे जो लिखते हैं गुरुजी, वो चौक भी इसी कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। दूसरा बात है संगमरमर, जो टाइलें आती है संगमरमर वाली, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। तीसरा और क्या बताओ, चुन्ना पत्थर, ठीक है, लाइमस्टोन, चुन्ना पत्थर, वो भी संगमरमर का ही कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। तो याद रखें कैल्शियम कार्बोनेट के तीन रूप हैं, खड़िया पत्थर, संगमरमर और चुन्ना पत्थर। ये कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने होते हैं, इसी का ही रूप है। ठीक है, तो याद रखें, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप क्या है, तो खड़िया पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, चौक जिसको बोलते हैं, संगमरमर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चुना पत्थर हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक हमारे पास ये चीजें हो चुकी है, क्लियर है। अब एक अभिक्रिया आती है, इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण। ये लास्ट करवाते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे। प्रबल अम्ल होगा, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और बनेगा जल, और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण के लिए याद रखें, ये जो अम्ल और जो क्षार लेंगे ये प्रबल लेंगे, और ये क्या ले, ये भी क्या लेंगे, प्रबल। मैं बताऊंगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का, एक बार याद रखें आप लोग। ठीक है,
अब देखिए, अम्ल और क्षार लेंगे तो इनके इनसे क्या बनेगा, लवण बनेगा, और क्या बनेगा, जल बनेगा, और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अम्ल के रूप में लिया हमने HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, और क्षार के रूप में लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी वही नेचर है, ये H प्लस में और Cl माइनस में। और ये क्या है, अभी मैंने बताया Na हमेशा प्लस में होता है, OH हमेशा माइनस में। प्लस वाला जाता है किसके साथ, माइनस के साथ। ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूं मैं। ये प्लस का है, ये किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली आप सर बताओगे माइनस के साथ जाएगा। तो H कितने हो गए, दो, एक ऑक्सीजन है तो ये बन गया H2O। पीछे लिख देता हूं, जल बन गया। अब क्या बना, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, NaCl बन गया, लवण बन गया। तो ये क्या बना, लवण, और ये क्या बना, जल। तो अम्ल की जब किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण, और क्या बनता है, जल बनता है। और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि अम्ल के अंदर जो भी H प्लस आयन बन रहे हैं, क्षार के अंदर जो भी OH माइनस आयन बन रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ना तो OH ज्यादा रहता है, ना ही प्लस ज्यादा रहता है। दोनों ही एक दूसरे की जो चीजें हैं, उनकी प्रकृति है, उनको नष्ट कर देते हैं। ना तो अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय रहता है। इसको बोलते हैं उदासीन होना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रल, आप देखते हैं न्यूट्रल क्या होता है, गाड़ी के अंदर देखते हो, उसमें मोटरसाइकिल में देखते हो, न्यूट्रल कब होता है, जब गियर नहीं लगे हो, तब उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन है, ना तो अम्ल की प्रकृति दिखाएगा, ना ही क्षार की। जब अम्ल को क्षार में मिलाएंगे तो ना तो अम्ल की प्रकृति दिखेगी, ना क्षार की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे, जो आयन जो है, ये वाला आयन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसी को अपन उदासीनीकरण। ठीक है, तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण आपस में एक दूसरे को, सॉरी, तो क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसे उदासीनीकरण, या फिर सीधा बोल देना कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, लवण, और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक दो वीडियो और डाल दूंगा मैं इस चैप्टर के, इसके कारण आपको थोड़ा सारा का सारा जो मैटर है वो क्लियर है हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है तो आप भी बोरियत फील करने लग जाते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले वीडियो जो है वो आराम से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सर्कल के साथ पास वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेट कीजिए कि जो साइंस की जो क्लासेस जो है वो रेगुलर कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है। आप मात्र नाम मात्र की फीस के द्वारा आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिससे आप हमारे साथ जुड़ करके इस तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने का पूरा पूरा प्रयास कर सकते हैं। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ, आप सभी को प्यार और स्नेह है। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।